Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can, of course, call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor Subodh Mishra. धन्यवाद गौरव और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ गौरव धमनलाल। Thank you, Subodh and Akar. Welcome to the program. Thank you. A quick look at the headlines. Foreign investors pump in over 24,000 crore rupees into Indian equity markets in the first week of this month. No proposal to start a new currency to compete with the US dollar, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. And domestic markets to focus on US and India's inflation numbers, ECB interest rate decision and IPOs for queues for next week. इस महीने के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले के लिए किसी नई मुद्रा का कोई प्रस्ताव नहीं, कहा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा भारत और अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़ों, ईसीबी की ब्याज दर के फैसले और आईपीओ पर। आइए पहली खबर पे नजर डालते हैं। पिछले 2 महीनों में भारी निकासी के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने फिर से भारतीय शेयर बाजार में दिलचस्पी दिखाई और 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में 24,454 करोड़ रुपए का निवेश किया। पिछले कुछ महीनों से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे थे। नवंबर में उन्होंने 21,612 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपए निकाले थे। दिलचस्प बात है कि सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 57,724 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जो 9 महीने का सबसे ऊंचा आंकड़ा था। इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारत के ऋण बाजार में 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आइए चलते हैं हम पहले कॉलर के पास। दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं। योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हर महीने और हर समय हम ये नोटिस कर रहे हैं कि नए नए तरह के इंडेक्स फंड आ रहे हैं, यानी कि एक निफ्टी 50 और सेंसेक्स का होता था जो कि कॉमन था, मगर उसके बाद अब ये मोमेंटम इंडेक्स फंड, टॉप 100, गेनर इंडेक्स फंड और आईसीआईसीआई का मिनिमम वेरिएंस फंड, ये सब नए नए फंड आ रहे हैं। तो ये किस सिद्धांत पे आ रहे हैं और इनका क्या आप प्रोस्पेक्ट देखते हैं फ्यूचर में? दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि वैल्यू रिसर्च में हमारा पोर्टफोलियो है, तो जब भी हम उसको ओपन करके देखते हैं तो उसमें एसेट एलोकेशन के अंदर कई बार अदर्स या ऑल्टरनेट एसेट्स दिखाता है। तो ये ऑल्टरनेट एसेट्स जो अदर्स वगैरह की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं, ये किस तरह का निवेश होता है और ये किन एसेट्स में किया जाता है? योगेश जी, देखिए, जो आपका पहला सवाल है, इस वक्त जो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स तरह तरह के आ रहे हैं, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है
कि कुछ साल पहले अंदाजन 2017-2018 में सेबी द्वारा ये रूल लाया गया था, कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स को रैशनलाइज किया था और वहाँ पे एक ये लॉ बना था कि हर फंड हाउस अपने एक विद इन द कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ही एक्टिवली मैनेज स्कीम रख सकती है। ये जो एक प्रोहिबिशन था, मतलब ये जो एक लिमिटेड थी, ये सारे पैसिवली मैनेज फंड्स पर और सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स पे एप्लीकेबल नहीं थी। और अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ 2-3 साल से जो है मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। तो जो ये वाला एक टाइम होता है, ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है फंड हाउसेस के लिए इन्वेस्टर्स को इजीली कन्विंस करना कि वो इन्वेस्ट कर सके और उनसे पैसे अट्रैक्ट करने का। तो क्योंकि उनके पास जो स्कीम्स ऑलरेडी पहले से एक्टिवली मैनेज्ड बकेट में थी, वो वहाँ पे सेबी के लॉ की वजह से वो लोग और ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च नहीं कर सकते, इसलिए इंडेक्स फंड्स में और ये तरह तरह सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स अभी लॉन्च किए जा रहे हैं। रही बात कि ये किस तरीके से, देखिए क्योंकि एक तरह तरह के इसमें इनोवेशंस आ गए हैं, जैसे मोमेंटम है, ये सब एक अलग ही इन्वेस्टमेंट पूरा स्ट्रैटेजी है और ये अभी बहुत ही नए तरीके की स्ट्रैटेजी, इनको हम लोग फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, जैसे कि आपका मोमेंटम हो गया या आपका वैल्यू बेस्ड हो गया। तो अभी इन्होंने एक ये बहुत ही एक तरीके का लीनियर फेज ऑफ मार्केट देखा है जिसमें कि 3-4 साल से ऊपर ही जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको देखें कि डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट में ये कैसा करते हैं। ऑल्दो अगर आप इनके प्रेजेंटेशन मटेरियल देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा बैक टेस्टेड डेटा मिलेगा, लेकिन जैसा कि उसके नाम में वो सिर्फ बैक टेस्टेड है, वो एक्चुअल रियल मार्केट में कैसा करते हैं वो अभी देखना बाकी है। तो आप अगर इनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहे तो आप इनके तरफ जा सकते हैं, बट मेरी यही सलाह रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा पोर्शन ना डालिए, एक छोटा सा पोर्शन डालिए इसमें। He had another question, Yogesh, about the alternatives. Yeah. So basically, when you look at the others component of the asset allocation, so we usually have REITs and some other allocation which is normally there in the mutual fund schemes. So it is inclusive of REITs and likewise other assets which are not into the come into the category of equity, debt or commodities. Right. Moving on to Mumbai, we welcome you, Sanjay. Sanjay, please ask your question. हेलो। Hello, Sanjay. Please ask your question. स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ सर, माय क्वेश्चन इज among the following option which is a better option, doing asset allocation between debt and equity or doing asset allocation between gold and equity? Please tell me which is better option in these two. Sanjay ji, I would say all the three have a different role in your portfolio. Firstly, the equity, this is basically for bringing growth in your portfolio and to help you generate inflation beating returns. When it comes to debt, it is there to bring stability in your portfolio and provide a downside cushion. On the other hand, what we generally see is that whenever there is uncertainty in the market or there is a decline or some kind of fear in the market, gold generally shines. So whenever equities fall, gold provides you a kind of hedge. So I would say all the three have a place in your portfolio, but do not invest too much in gold, because what we have seen is that over a long period of term, equity has a better potential. So just it acts as a good hedge. So I would say, depending on your horizon, distribute your portfolio allocation between the three. Keep equity for growth, debt for stability, and a very less portion of gold for hedging purpose. जी, अगले कॉलर हैं बेंगलुरु से NR प्रसाद। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Hi, good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Good evening. Mr. Rastogi, there are two questions. Yeah. My first question is, how the NAV is calculated for the mutual fund? See, for example, many of them are on a SIP, some of them are on a lump sum investment. So for a particular mutual fund, how the NAV is calculated? My second question is, in any mutual fund, suppose he says this is a hybrid mutual fund or is a regular growth, how do we find out what is the portion of that company's investment in debt as well as in stocks? Thank you. These are my two questions. Yeah. So coming to the first question, so the basic formula for NAV is the market value of all the securities in the portfolio. So what happens is, at the end of the day, all the fund houses are mandated to take out the market value of all the securities in their portfolio,
and they deduct the expenses or the other basic expenses from that value and divide it by the total number of outstanding units. These are the same units in totality which are allocated to the investors when they purchase or invest in the mutual fund through an SIP or the lump sum. So this is the basic formula of NAV. And coming to the next question, while going in a hybrid fund, it's very easy to get a sense of how much is invested in equity and how much is invested in debt. Firstly, the fund house itself is mandated to disclose their monthly portfolio disclosures, and they send a fact sheet. You can have a look over there. And alternatively, you can also visit our website, Value Research Online, and just go to the fund page and you'll just find all the related information in the portfolio tab. On the line is Jitendra from Jaipur. Jitendra, welcome. Please ask your question. Jitendra, could you please switch off the radio? Hanji, please. Can you ask your question? हेलो हाँ जी, अपना सवाल पूछेगा प्लीज. हाँ ठीक है, पूछें. जी जी. हाँ अच्छा सर, मोतीलाल ओसवाल का एक कैपिटल इंडेक्स फंड है, वो क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा है. मोतीलाल ओसवाल का आप जो बता रहे हैं कैपिटल इंडेक्स फंड, देखिए इसकी अभी बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं होगी, बट जैसा कि आपने नाम बोला है, ये एक तरीके का मेरे को सेक्टोरल या थीमेटिक फंड लग रहा है. बाकी बहुत ज़्यादा मैं इसकी अभी जानकारी नहीं रखता हूँ, अभी नहीं पता. जी आकार, अभी आप एक श्रोता के सवाल के जवाब में बता रहे थे कि आप गोल्ड, डेट और इक्विटी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमें या बैलेंस करना चाहिए. मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए 5 साल के लिए रखने हैं, तो क्या रेशियो होना चाहिए? इक्विटी में कितना, डेट में कितना और गोल्ड में कितना? देखिए उसके लिए मैं कहूँगा सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका गोल है या जो पर्पस है जिसके लिए आपको उस 5 साल के बाद वो पैसा चाहिए, वो कैसा गोल है, वो नेगोशिएबल है कि नहीं. क्योंकि देखिए अगर ऐसा है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई नॉन नेगोशिएबल गोल है, आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए पैसा, तो वो आपको 5 साल के बाद चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे आपकी जो इक्विटी का एलोकेशन है वो बहुत कम, या अगर आप चाहें तो नेग्लिजिबल भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी और प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल बहुत ज़रूरी है. तो डेट में जाए. हाँ जी, डेट में जाए. अगर लगता है तो बहुत थोड़ा सा 20-25% इक्विटी में रख सकते हैं. और वहीं अगर वो नेगोशिएबल गोल है कि अगर 5 साल से 7 साल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ज़्यादा इक्विटी की तरफ रख सकते हैं उसको. और गोल्ड कितना रखें? देखिए गोल्ड सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में थोड़ा ही रखिए. जी चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं. पटना से इंतजार कर रहे हैं राम कृष्ण. राम जी आपका स्वागत है, सवाल पूछें. सर नमस्कार, मैं मार्केट मंत्रा का रेगुलर लिसनर हूँ जी, और मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो विद इन इक्विटी अक्रॉस द मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में उसका रेशियो क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कोई सा भी इन्वेस्टर हो, आप लार्ज कैप सबसे ज़्यादा रखिए, स्टेबिलिटी आती है उससे आपके पोर्टफोलियो में 50% के अराउंड एटलीस्ट रखिए. बाकी इसमें से जो आपका मिड और स्मॉल है, जो एक हमारा हायरार्की होता है वो ये होता है कि जो लार्ज कैप है वो सबसे ज़्यादा कम उसमें रिस्क होता है, उससे ज़्यादा रिस्क होता है मिड कैप में और उससे ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में. वहाँ पे ये एक चीज़ बहुत ज़रूर ध्यान देने वाली है कि जो मिड और स्मॉल कैप है वो भले ही उसमें बहुत अच्छा रिटर्न पोटेंशियल होता है, बट वो बहुत ही रिस्की भी होते हैं. रिस्की इन द सेंस उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है. अगर हम लोग बात करें 2008 की, तो जैसे जो स्मॉल कैप्स थे वो आपके 80% गिर गए थे. तो बहुत समय ऐसा होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब हम लोगों को लगता है कि हम एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, अभी हमारे में अच्छा ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है, हमको बहुत ही ज़्यादा करना है. बट एक्चुअली में वैसा नहीं होता, क्योंकि जब रियलिटी में जब मार्केट नीचे आती है और जब हमारे पैसों की वैल्यू हार्ड अर्न मनी की 100 से सीधा 50 या 40 होती है, भले वो एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है. तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, आपके पास टाइम होराइजन है, तो आप एनीवेयर बिटवीन 30 to 50% के बीच में अपना मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन रख सकते हैं और बाकी का 50% 50 to 70% के बीच में आप अपना लार्ज कैप रखिए.
We now take a look at our next headline story. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that there is no proposal to start a new currency to compete with the US dollar. Addressing the Doha Forum in Qatar's capital, he said, BRICS countries have no intention of weakening the US dollar. Dr. Jaishankar also stated that the BRICS nations do not share a uniform stance on this matter. Dr. Jaishankar's comments come a week after US President-elect Donald Trump threatened to impose a 100% tariff if BRICS countries went ahead with plans for a common currency. Dr. Jaishankar was in Doha to attend the Doha Forum at the invitation of the Qatari Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Mohammed bin Abdul Rahman. He was speaking on a panel alongside the Qatari Prime Minister and Norway's Foreign Minister, Espen Barth Eide. We now welcome from Noida, Mr. R.M. Mathur. Mr. Mathur, please ask your question. मार्केट मनी मंत्रा के टीम को बहुत बहुत आभार। मुझे 30 लाख लगाने हैं, तो मैंने फंड चुने हैं। एक तो बैलेंस एडवांटेज फंड एचडीएफसी का, इलास्को फोकस फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप एंड निपन स्मॉल। तो आपकी राय जानना मुझे इसमें। इक्वली लगाना 30 लाख, कैसे लगाऊं, एसआईपी करूं, कैसे करूं? माथुर जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो फंड्स है वो ठीक ठाक फंड्स है, कुछ मतलब उनमें मेरे को कुछ ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। बट यहाँ पे जो एक सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप ये लमसम इन्वेस्ट नहीं करिएगा। इसको आपको तोड़ तोड़ के एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है। और रही बात वो ड्यूरेशन की कि कितने टाइम में स्प्रेड करना है, तो वो डिपेंड करता है कि इस पैसों की आपके लिए कितनी अहमियत है। सो अगर देखिए, अगर ऐसा है कि ये आपके बहुत ही ज़्यादा लाइफ टाइम सेविंग्स है या बहुत ज़्यादा आप इन पे डिपेंडेंट है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी पैसा है, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इनको अगले 2.5 से 3 साल में इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करिए। तब तक आप इसको एक लिक्विड फंड में डाल के वहाँ से भी एसटीपी सेट कर सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में रख के वहाँ से भी नॉर्मल एसआईपी कर सकते हैं। और अगर वहीं पे ऐसा है कि इस पैसा ये कंपैरेटिवली आपके लिए मतलब ज़रूरी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है आपके लिए, उतनी ज़्यादा रिलेटिव नहीं है, तो आप इसको अगले 1 से 1.5 साल में आप डिवाइड करके इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। Akar, when people speak about investing, you know, and I think somewhere there is all this whole thing about it's a large fund, don't invest in a very large fund, or invest in one, a smaller fund, a newer fund, an older fund. What is the discretion one should use, and are they loaded costs? How does it benefit the investor? So, firstly, I would say that when it comes to the size, it depends on what kind of fund it is, whether it's a large cap fund, whether it's a flexi cap fund, a mid cap fund, or a small cap fund. So generally flexi cap funds or large cap funds do not face a problem when there is a higher AUM. The problem with higher AUM comes with generally small cap funds, because then the fund managers face a difficulty in finding enough opportunities, and more importantly, it might not be easily possible for them to get that number of shares of the smaller companies for which the comparatively the money is there for them to invest in. Right. You used the word AUM. Just could you just tell us? Assets under management. That's the total net amount worth of investors' money invested in that. कितने पैसे हैं उस फंड के अंदर? Right. जी, दिल्ली से राजेंद्र हमारे साथ हैं। राजेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछा। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि सर, हम तो सीनियर सिटीजन हो गए, बेटा हमारा अपना जॉब करता है, तो हर महीने वो कितना इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड में, 1000 रुपये 500 रुपये से लेके कितना, मतलब मिनिमम कितने स्टार्ट करे जो उसको स्टार्ट करना है। अभी हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं, जिससे आपका कार्यक्रम सुनते हैं इसके बारे में। लमसम हम इकट्ठा तो अभी बताया आपने नहीं लगाना चाहिए। स्टार्टिंग में हम 1000 रुपये से भी अगर मान के चलते हैं करें, तो अभी इसकी यंग एज है, 27 ईयर का है, तो आपकी राय क्या है? हमें इससे सुझाव दीजिए, धन्यवाद। हाँ राजेंद्र जी, मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल शुरू करिए, और 1000 रुपये और आप 500 रुपये से भी आपका बेटा शुरुआत कर सकता है। और अगर जैसे पहले कभी उन्होंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया और आपको भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज नहीं है, तो अच्छा ये रहेगा कि आप पहले थोड़ा सा अमाउंट जो कि वो ईजिली कर सकते हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू करिए।
5-6 महीने करिए, साल भर करिए, उससे एक आपको आइडिया लगेगा, उनको भी आइडिया लगेगा, वो कंफर्टेबल होंगे और फिर धीरे धीरे उस अमाउंट को बढ़ाइए। बाकी इसके अलावा आम तौर पे कहा यह जाता है कि आप अपने इनकम का कोशिश करके एटलीस्ट 20% पैसा जो है वो बचाए और इन्वेस्टमेंट में करें। बट शुरुआत के लिए आप छोटे अमाउंट से शुरुआत करिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने दीजिए, आप देखिए कि वो कैसे काम करते, और फिर जैसे आप उस पैसे को बढ़ते हुए आपका बेटा देखेगा तो उसको खुद लगेगा कि यार इसमें उसको उसका जो होता है ना एक बेनिफिट पता चलेगा, उनका खुद मन करेगा कि वो और ज़्यादा उस अमाउंट को बढ़ाए। जी गौरव, आगे बढ़ने से पहले हम श्रोताओं को याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, और आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 23314444, 23421050 और 23310464। Right, and from Kolkata, our next caller, Abhishek. Abhishek, welcome. Please ask your question. गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम। Good evening. सर से मेरा क्वेश्चन है, हाउ मच इनकम फॉर 1 year इन फ्रॉम शेयर मार्केट इफ एनी पर्सन ही हैज नो अदर इनकम और अदर जॉब, देन हाउ मच इनकम शुड बी टैक्स फ्री इन ए ईयर? थैंक यू सर। So Abhishek, what I could understand was that how much income, if like someone is earning income only through share market, then till how much amount is it exempted from taxes if in case he or she doesn't have any other source of income? So that is basically the basic threshold, which is not applicable to taxation, which is 2.5 lakhs under the old tax regime and 3 lakh rupees under the new tax regime. So that much amount is exempted from taxes. जी बेंगलुरु से सुब्रतो हमारे साथ हैं। सुब्रतो, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्र। गुड इवनिंग। मुझे कंफ्यूज है कि स्टॉक का बारे में, जैसे मैं स्टॉक देखता हूँ तो हाउ टू एनालाइज द फेयर वैल्यू ऑफ ए स्टॉक, लाइक समटाइम्स पी वैल्यू इज वेरी बिगर देन इंडस्ट्रियल पी, बट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज लो. Because for another stock, there is a vice versa. So how to determine the actual, whether the stock is undervalued or overvalued? How to know that? So we should consider price to book value ratio or PE ratio. सुब्रतो जी, मैं देखिए स्टॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, वो मेरा डोमेन इतना नहीं है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि जो भी सारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे आपका पी रेशियो हो गया, आपने नाम लिया, आपका जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है वहाँ पे पीबी रेशियो ज़रूरी होता है, और more than that it is very very important that before investing you get to know about that company, what it does actually, besides the ratios and the numbers which are there, just get to know what exactly is that company, the business of that company. दिल्ली से सतीश हमारे साथ हैं। सतीश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। My question is that some 15-20 years back I invested in Master Gain and Master Share, but after that this UTI, Unit Trust of India, is not sending any mail regarding what happened to the Master Share, what happened to Master Gain, what happened to Master Plus. So I do not know the exact situation of these funds. And second question is whether these units can be transferred to the investor education fund, because it's horrible to get back from investor education fund your units back. Thank you. So Satishji, I would say that the name of these schemes have changed, and what you can do is you can just simply visit the nearest branch of the fund house, just take your old mutual fund unit certificates with you, and they'll just tell you the exact name. Alternatively, you can also visit our website Value Research Online and go just over there on the search magnifying lens button. When you put in the Master Share or the Master Gain name over there, you will get the exact name of the fund which is applicable now. So your money is still there. The only thing is that the name of the scheme has changed to something else, and it is still with UTI. So you can definitely visit the nearest branch, go with your documents, and they'll transfer that money. I mean, it's still there in your name, so you'll just get that money. From Ghaziabad, we welcome Gaurav. Gaurav, अपना सवाल पूछिए please.
नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम, नमस्ते रस्तोगी जी। आंसर बड़े अच्छे होते हैं एंड वेरी टू द पॉइंट। सर मेरा सवाल ये है कि is there any fund which is investing in crypto, because cryptos have done exuberantly well in last few years? Is there any fund which is having some asset, at least in Indian mutual fund, which has some assets in any crypto? No, Gaurav. So no, I mean we do not have a fund of that sort, and I think it's not even allowed as of now by the market regulator. And more importantly, that I would like to highlight is that cryptos do not have a underlying asset, so their value is going up simply because the demand and supply mechanics. So I mean it does not have any asset underlying asset like in the case of equities or fixed income, which we generally have. So they are a very, very risky proposition, but we do not have any fund as of now. Before we move on to Nitin, who's online waiting, we'll take a quick look at, what are the factors for the market next week and market movements. After registering their biggest weekly gains in 6 months, the domestic markets are likely to focus on US and India's inflation numbers, ECB interest rate decision, and the bunch of IPOs scheduled for subscription next week. The India benchmark indices had a strong week ended December 6th. Both the Sensex and Nifty surged over 2% during the week, following a dovish monetary policy by the RBI, a turnaround in FII's flow, and lower oil prices. Next week, on the domestic front, the market will focus on CPI inflation. The industrial and manufacturing production numbers for October will also be announced on December 12th. The IPO market is gearing up for a busy week with 5 main board IPOs along with 6 public issues from the SME segment set to open for subscription. Globally, all eyes will be on the inflation data for November from the US, especially ahead of the Federal Open Market Committee's policy meeting scheduled for December 17 to 18th, wherein the central bank is likely to announce a 25 BPS cut in the Fed funds rate, in addition to the 75 BPS cut rate already reported in the previous 2 meetings. The focus will also be on the interest rate decision by the European Central Bank due on December 12th. Apart from this, participants will also keep an eye on the GDP numbers from Japan and inflation prints from China. Nitin, thank you for your patience. From Faridabad, please ask your question. Hello. Yes, please. Please ask your question. जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं हमारे इधर जी रिटायर हो चुके हैं, उनके 30 लाख रुपए एफडी में जमा है, एक ही बैंक में है। क्या हमें ये उचित है एक ही बैंक में रखना है, क्या इसको अलग अलग हम बैंक में निकाल के कर सकते हैं? और ये प्राइवेट बैंक में अगर लगाएं तो वो क्या सही मतलब ठीक रहेगा? क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आप लोग के द्वारा बताते हैं कि उनके अलग अलग प्राइवेट में ज्यादा हमें विश्वास नहीं रहता। और दूसरा सवाल ये है, म्यूचुअल फंड में अगर हम किस रास्ते से जाएं, किधर ये आपका मैनेजर होते हैं आपके बताते हैं, ये वो आपका पैसा लगाते हैं? नितिन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है, हमारे जो सारे बैंक्स है वो सेफ है, वहाँ पे आपका पैसा सेफ है। बाकी रही बात जैसे अगर उसमें से मोटिव है आपका इनकम जनरेट करने का, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक भारत सरकार की स्कीम होती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। वहाँ पे आपको नॉर्मल एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 8.2% है, और वो आपको क्वार्टरली पे आउट मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे आप डालिए, वहाँ पे आप 30 लाख तक जमा कर सकते हैं, और बाकी कुछ ही पोर्शन आप इक्विटी में भी रखिए, इक्विटी सेविंग्स फंड में डाल सकते हैं आप। जी, आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely, thank you, Akar. And now a quick look at the headlines once again. Foreign investors pump in over 24,000 crore rupees into Indian equity markets for the first week of this month. No proposal to start a new currency to compete with the US dollar, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. And domestic markets to focus on US and India's inflation numbers, ECB interest rate decision and IPOs for Qs next week. That's all for today. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.